ओम श्री सरस्वती नमः। सुप्रभातम। संस्कृत शिक्षण में सभी का स्वागत है। मैं आपको आज अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति में श्री गणेश करवाता हूँ। ध्यान देंगे। सूत्र रहेगा आधारो अधिकरणम। सूत्र की वृत्ति संस्कृत के दृष्टिकोण से जो व्याख्या है वो इस प्रकार से रहेगी। वृत्ति यानी व्याख्या। कृत्रिक्रम द्वारा तत्निष्ठ क्रियाया आधारे कारक अधिकरण संज्ञक स्यात्। यानी कृत्रिकर्ता और कर्म के द्वारा जो अभिष्ट क्रिया है उसके आधार में कारक की अधिकरण संज्ञा हो। कर्ता और कर्म के द्वारा कृतनिष्ठ एवं कर्मनिष्ठ क्रिया के आधार कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। अब देखेंगे फलतः कर्ता या कर्म का आधार। कर्ता या कर्म का आधार क्या है? परंपरा या क्रिया का आधार अधिकरण होता है। तो इस बात को समझेंगे। किसी भी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। किसी भी क्रिया का जो आधार होता है, आधार यानी जिस धरातल पर वह क्रिया निष्पादित होती है, वह क्रिया कार्य रूप में परिणित हो रही है यानी कार्य हो रहा है को उस आधार को क्या कहेंगे? अधिकरण कहते हैं। जहां पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है, आधार तीन प्रकार का होता है। यानी जिस आधार पर कार्य हो रहा है, क्रिया का किया जाना या होना जाना पाया जाए, वह आधार कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है। तो पहला है औपश्लेषिक। औपश्लेषिक यानी संयोग संबंध वाला है ना। दूसरा है वैश्विक यानी विषय से संबंधित। और तीसरा है अभिव्यापक यानी जिसका विस्तार अतिव्यापकता लिए हुए हो। तो समझेंगे औपश्लेषिक संयोग संबंध वाला यानी सीधा संयोग हो। वैसा जैसे आसने उपविशति, आसन पर बैठता है। स्थाल्याम पचति, स्थाली यानी थाली में पकाता है। नृपय सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। वयम ग्रामे निवसामः, हम गांव में निवास करते हैं। अब ध्यान देंगे, सिंहासन का सीधा क्या संयोग संबंध है? बैठने वाले से। स्थालिम पचती, थाली का पकाने का मुख्य आधार क्या है? थाली है। तो थाली में पकाता है ना, तो सीधा संबंध है पकाने का, क्रिया का सीधा धरातल से संबंध। नृपय सिंहासने तिष्ठति, सिंहासन का बैठने का क्रिया का सीधा संबंध सिंहासन पर है। किस पर बैठता है? सिंहासन पर। वयम ग्रामे निवसामः, तो निवसामः क्रिया का सीधा संबंध किससे है? गांव से। आधार का आधार क्या है? गांव में। कहाँ निवास करते हैं? गांव में। तो गांव में शब्द में। इस प्रकार से ये सीधा संबंध संयोग संबंध जिससे कहे जाए, उसमें इस प्रकार से औपश्लेषिक आधारित क्या होगा? अधिकरण होगा। दूसरा है वैश्विक आधारित। वैश्विक यानी विषय से संबंधित। विषय तथा समयबोधक शब्दों में देखें, मोक्षे इच्छास्ति यानी सीधा इच्छा किसमें है? मोक्ष प्राप्ति में है। तो सीधा वैश्विक संबंध क्या हो गया? मोक्ष से हो गया। इसलिए मोक्षे शब्द में सप्तमी विभक्ति। अब समय बोधक शब्दों के लिए देखेंगे, प्रातः काले, मध्याह्ने, सायंकाले, दिवसे दिन में, रात्रौ रात्रि में, वा कार्ये करोति यानी सुबह के समय में। ये एक इतना भी वाक्य हो सकता है कि वह प्रातः काल कार्य करता, प्रातः काले कार्य करोति, प्रातः काल में कार्य करता है ना। मध्याह्ने कार्य करोति, मध्याह्न में कार्य करता है।
सायंकाले कार्य करोति, सायंकाल में कार्य करता है। दिवसे कार्य करोति, दिवस में कार्य करता है। रात्रौ कार्य करोति, रात्रि में कार्य करता है। ये सभी संज्ञाएं यानी ये सभी लिखने के बाद वा लगा दिया, यानी इन सब में से एक भी शब्द का चयन करें प्रातः काले, मध्याह्न या सायंकाले में से, और वहाँ पर क्रिया जोड़ दें कार्य के बाद में, तो क्या हो जाता है, एक वाक्य निर्मित हो जाता है। अब अथवा का मतलब इन सबको जोड़ते हुए उसमें कार्य करता है, तो वो अथवा का हो गया। तो यह प्रातः काले, मध्य काले, सायंकाले, दिवसे, रात्रौ वा कार्य करोति। वह सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, दिन में, रात्रि में कार्य करता है। अथवा एक वो जैसे ये कहा जाए कि वह रात्रि में कार्य करता है, तो रात्रौ कार्य करोति, फिर सीधा ऐसा हो जाता है रात्रि में कार्य करता है। तो ये समय का बोध है। ऐसे समय के बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति करेंगे, और वो क्या हो गया, वैश्विक, क्या हो गया, वैश्विक विषय से संबंधित आधार। दूसरा अभिव्यापक, जिसका क्षेत्र अति विस्तृत हो उसको अभिव्यापक कहेंगे। संपूर्ण अवयव में व्याप्त आधार, यानी संपूर्ण अवयव हैं, अवयव यानी भाग, हिस्सा, क्षेत्र, उसमें व्याप्त हो उस आधार में। जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। तो आत्मा का क्षेत्र अति विस्तृत है, तो इस प्रकार से सभी में आत्मा है। तो ऐसे में किस में आत्मा है, सर्वस्मिन्, सभी में। तो सर्वस्मिन् में क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति हो गई, है ना। इसी प्रकार से अगला सूत्र देखेंगे, यतः धनचय निर्धारण, यानी यतः जिससे निर्धारण हो, यानी जिसका निर्धारण हो। एक समुदाय में, एक समूह में से अत्यधिक विशिष्टता होने के कारण किसी एक संज्ञा का निर्धारण किया जाए, उस संज्ञा विशेष में सप्तमी विभक्ति होगी। तो संस्कृत के दृष्टि से सूत्र की वृत्ति यानी व्याख्या देखेंगे, यदा बहुषु कस्यचित एकस्य जाति गुण क्रिया भी विशेषता अथवा संज्ञा प्रदर्शयते, प्रदर्शित हो, तदा विशेषण शब्दैः सह इष्ठन अथवा तमप प्रत्यय से के योग से किया जावे, तस्मात् च विशेषता प्रदर्शयते, तस्मिन् षष्ठी विभक्ते अथवा सप्तमी विभक्ते प्रयोग भवति। इसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मैं पुनः बता दूं आपको, एक क्रिया के आधार पर, समुदाय के आधार पर और जाति के आधार पर विशेष विलक्षण विशेषताओं के कारण किसी एक विशेष की विशेषता को परिलक्षित करने के लिए, जांचने के लिए उसको अलग किया जाता है। उसमें क्या होगा, अधिक। तो वो उस विशेषताओं का आधार जो है न, यतश्च निर्धारणम, वो किन क्षेत्रों में होगा, जाति, गुण, क्रिया अथवा संज्ञा द्वारा। जिस समुदाय के एक को अलग बताया जाए, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बहुतों में से एक के छांटने अथवा चयन में, जिसमें से छांटा जाए, अलग किया जाए विलक्षण विशेषता के कारण, उसमें षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। तो देखेंगे उदाहरणों, प्रत्युदाहरणों से समझेंगे भी। यदि आपके पास शब्द रूप और धातु रूप है तो यहीं पर समझने में मुझे लगता नहीं कि कोई समस्या आपको होगी। ध्यान देंगे, छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः पटुतमो वा। छात्रों के समूह में जो राम है वो श्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ छात्रों में से, राम। तो बहुतों में से राम का चयन हो गया, तो ये चयन होने में क्या हो गया, सप्तमी हो गई।
और षष्ठी हो गई। छात्राणाम रामाय श्रेष्ठ है इतना लिखोगे तो भी सही होगा, या छात्रेषु रामाय श्रेष्ठ है तो भी सही होगा, या आप अथवा वा का प्रयोग करेंगे तो छात्राणाम छात्रेषु व राम श्रेष्ठ है। पटुत्तम यानी चतुर, पटुत्तम व श्रेष्ठ है अथवा चतुर है। पूरे वाक्य का अर्थ हुआ छात्रों के समूह में राम श्रेष्ठ अथवा चतुर है। तो देखेंगे अब जाति के क्षेत्र का उदाहरण लेंगे। तो नृपाणाम नृषु व द्विजय श्रेष्ठ है। तो क्या हो गया, नृणाम मनुष्यों का, नृषु मनुष्यों में, अथवा द्विजय ब्राह्मण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। किन्हीं भी विशेषताओं से हो, मानने वाला ये मानता है कि सभी मनुष्यों में ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ है। ये जाति का उदाहरण हो गया। जैसे क्या है, वर्ण समुदाय से अलग किया जाए तो क्या है, क्षेत्रीयाणाम क्षेत्रेषु व क्या है, व क्षेत्रीय श्रेष्ठ है। पुनः देखेंगे, वर्णानाम वर्णेषु व क्षेत्रीय वीर है। तो वर्णों के समूह में जो क्षेत्रीय है वो अधिक श्रेष्ठ है, वीर है। इसी प्रकार से गुण के लिए अपन देखेंगे, गवाम गोसु व कृष्णा बहुक्षीरा। गवाम गोसु, गवाम षष्ठी, गोसु सप्तमी, व अथवा कृष्णा काली गाय, बहुक्षीरा अधिक दूध देने वाली है। गायों में से काली गाय है वो अधिक दूध देने वाली है। तो इस प्रकार से छात्राणाम छात्रेषु व कृष्ण है दीर्घतर है। छात्रों के समूह में कृष्ण जो है वो लंबा है। इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। क्रिया के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो अपन पाएंगे गच्छाम गत्सु व धावने शीघ्र। दौड़ने वाले में क्या है, चलने वालों में, जाने वालों में जो है धावन दौड़ता है वो जल्दी पहुंचता है। इसी प्रकार से जीवानाम जीवेशु व अश्व है श्रेष्ठ है। जीवों में अश्व जो है वो धावना नाम धावनेशु व अश्व है तीव्रम धावती। तो इस प्रकार के उदाहरण ऐसे रखे जा सकते हैं। गत्साम गत्सु व धावना शीघ्र, जाने वालों में से दौड़ने वाला जो है वो पहले जाता है, पहले पहुंचता है। संज्ञा के दृष्टिकोण को देखते हैं तो अपन उदाहरण देखेंगे, छात्राणाम छात्रेषु व कनिष्क मोदी नूतनतम है, नवीन है। तो यहाँ पर तम पढ़ते तो नूतनतम है और नवीन है, वैसे नवीन। तो यहाँ पर क्या हो गया, छात्रों के समूह में कनिष्क मोदी जो है वो नया छात्र है। तो वैसे ही अन्य उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कवि नाम कविसु व कालिदास है श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ है स्थन प्रत्यय का प्रयोग और श्रेष्ठतम है तम प्रत्यय का प्रयोग। यदि एक भी करते हैं तो भी श्रेष्ठ है, विशेषता अलग हो सकती है। श्रेष्ठतम है यानी श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठ है यानी श्रेष्ठ है, ऐसा भाव। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण इस संबंध में रखे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे और पाएंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ें और समझें। अधिकरण कारक के लिए आज इतना ही। कल आगे और नए नियमों के साथ अपन पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।